चलिए तो सवाल को फिर से बनाओ तो मैं बताता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 है भावनात्मक समझ। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या सीखना है हमको इमोशनल इंटेलिजेंस में सीखना है एक बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस आया क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। तीसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस का इथिक्स में क्या एप्लीकेशन और क्या रिलेवेंस है। तो 3 बात सीखनी है। एक, भावनात्मक समझ की पृष्ठभूमि, भावनात्मक समझ का आशय, इसके घटक, और भावनात्मक समझ का नैतिक अनुप्रयोग। What is the background of emotional intelligence? Why we need emotional intelligence? What is emotional intelligence? What are its components? And what is the relevance of emotional intelligence in ethics? बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, बड़ी देर कर दी दवा लाते लाते। निकिता तुमने, नितिका, याद तो दिलाया लेकिन बहुत देर से दिलाया। अब तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का माहौल तैयार हो चुका है, इस पर थोड़ी बात करते हैं, अब देखेंगे। अच्छा, रोशन वर्मा पूछ रहे हैं क्या होता है। तो रोशन पढ़ाने से पहले ही बता दें कि पढ़ाने दोगे। मतलब जब मैं पढ़ाने आता हूं, अब मैंने लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस, तो किस लिए लिखा है बताऊंगा ना। इसमें लिखा है, इसका क्या लिखा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक समझ का आशय। आशय मतलब इसका मीनिंग ही तो होता है भाई। तो यहां तक पहुंचने दोगे कि पहले ही चलाऊं निकल के तुम्हारे पास, एकदम स्क्रीन में अंदर समा जाऊं, तुम्हारे पास आऊं और बताऊं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऐसा क्यों चाहते हो कि एक पेड़ लगाएं, उसमें 100 घड़ा पानी डाल दें, कल ही उसमें फल भी आ जाए। थोड़ा वक्त दो। सुमित जायसवाल कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन लंबा हो जा रहा है। किसका एक्सप्लेनेशन सुमित जायसवाल? किसका एक्सप्लेनेशन? जल्दी बताओ किसका एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है। मैं समझ नहीं पाया, बताओ फिर आगे बढ़ें। कोई बात जब लिखा करो जल्दी बता दिया करो, उसका संदर्भ बताया करो, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट बात है तो देखा जाए। और अगर सर जो क्वेश्चन था उसका कौन सा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में निकल दिया था क्या? चलिए ठीक है, बीच बीच में बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो मैं उसको देखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पृष्ठभूमि क्या है। देखो, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं जिससे इसका बैकग्राउंड बना लोगे। इसका एथिक्स के किस सवाल में कोई रोल नहीं है जो समझाने जा रहा हूं, इससे कोई सवाल हल नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए बता रहा हूं। जहां से भावनात्मक समझ का आशय पढ़ना शुरू करेंगे वहां से इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक शुरू होगा। तो उसमें जायसवाल कह रहे थे इसका एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि सवाल का एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कोई सवाल मैंने शायद दिया होगा। नहीं सॉरी, सब मत बोला करो, अगर कोई सवाल नहीं दिया तो टाइम मत वेस्ट किया करो। अगर दिया था तो सीधे उसको बताया करो क्या कह रहे हो। ये लोग कह रहे हैं कोई सवाल नहीं दिया था, तुम कह रहे हो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है। अगर तुम कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसको बताया करो सर ये वाला क्वेश्चन लिखा, इसका उत्तर लंबा हो रहा है तो बताऊं मैं। ऐसे में कैसे समझूंगा क्या कह रहे हो। चलिए खैर कोई बात नहीं, सुनिए, भावनात्मक समझ की पृष्ठभूमि पहले देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों आया, फिर हम समझेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। आप कह सकते हैं सर पहले होता क्या है यही बता देते तब उसकी पृष्ठभूमि समझ पाते। नहीं, पहले पृष्ठभूमि समझिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस, वो इससे पहले आया, वो क्यों फेल करने लगा, उसको समझने के बाद हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझ पर आएंगे। देखो, हमारी दुनिया में प्रबोधन काल के बाद, इतिहास में तुमने एनलाइटनमेंट एज पढ़ा होगा, प्रबोधन काल, जब तर्क का प्रयोग बहुत बढ़ गया, उसी प्रबोधन काल के साथ हमारी दुनिया में नई संस्थाओं का निर्माण शुरू हुआ। बहुत सारी घटनाएं 100-200 साल के अंदर घट रही हैं। एनलाइटनमेंट एज आती है और उसके साथ दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। क्या घटनाएं घटती हैं? तर्क जो आता है, ये तर्क आस्था को कमजोर करता है। जिन सवालों का हम पहले आस्था से जवाब ढूंढ रहे थे, उनका जवाब तर्क देने लगता है। परिणाम स्वरूप जो हमारी दुनिया बनी थी ना आस्था के आधार पर, उस दुनिया की जगह एक नई दुनिया के ढांचे की जरूरत पड़ती है।
क्योंकि हजारों साल तक यूरोप में ईसा मसीह के आने के बाद और रोमन साम्राज्य के चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद, रोम ने चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, राजधर्म मान लिया, उसको स्टेट रिलीजन मान लिया। ऐसा होने के बाद यूरोप में धार्मिकता की एक बयार आई, एक हवा आई, और उसने अगले तकरीबन 1000 साल यूरोपियों को धर्म में जकड़ दिया। और यूरोप में जितने राज्य थे, शासन था, उस सबको चर्च के अधीन ला दिया। चर्च राज्य से ऊपर चला गया, राज्य चर्च के अधीन आ गया। तो ईसाई पादरियों ने कहा कि चर्च धरती पर ईश्वर की संस्था है और पूरी धरती ईश्वर की है, इसलिए ईश्वर तो पूरी धरती का राजा है, तो जो जमीन का राजा है वो ईश्वर के सामने छोटा है, इसलिए ईश्वर की संस्था चर्च धरती के राजा से ऊपर होगी। दूसरी एक कहानी जो आप जानते हैं, जो बहुत बार सुन चुके हैं, कि ईसाइयों ने कहानी गढ़ी या बताई जो ईसाई के साथ पॉपुलर हुई। वो कहानी थी आदम और हव्वा की, एडम और ईव की। उस कहानी में बताया गया कि शुरुआत में भगवान ने 2 इंसान बनाए थे, एडम और ईव, और उन दोनों इंसानों को भगवान अपने साथ स्वर्ग के उद्यान में रखता था। लेकिन उन दोनों इंसानों ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान का भरोसा तोड़ा और एक वर्जित फल चख लिया जिसको चखने के लिए भगवान ने मना किया था। इससे भगवान आग बबूला हो गया, क्योंकि इंसान एहसान फरामोश निकला, धोखेबाज निकला। इसलिए भगवान ने उन 2 इंसानों जिनको शुरुआत में बनाया था, एडम और ईव को, आदम और हव्वा को, उनको स्वर्ग के उद्यान से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। और निकाल के कहां भेज दिया? धरती पर। जब तक कि आदम और हव्वा स्वर्ग के उद्यान में थे, आनंद पूर्वक रह रहे थे, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, न भूख, न प्यास, न बीमारी, न रोग, कोई और कष्ट नहीं, न किस तरह की सुरक्षा। अमरता वाला जीवन जी रहे थे, कष्ट रहित, पीड़ा रहित जीवन जी रहे थे। लेकिन भगवान को धोखा देने के बाद जब भगवान ने उनको स्वर्ग के उद्यान से बहिष्कृत कर दिया और धरती पर भेज दिया, तो भगवान ने धोखेबाज आदम और हव्वा, एडम और ईव को दंड दिया। और दंड में उत्पन्न हुई बीमारियां, दंड में उत्पन्न हुए भूकंप और ज्वालामुखी, दंड में उत्पन्न हुए तमाम तरह के और प्राकृतिक परिवर्तन। और इन्हीं आदम हव्वा से इंसान पैदा हुए, सारे इंसान इन्हीं आदम और हव्वा की संतान बने। चूंकि आदम और हव्वा पापी थे, स्वर्ग में पाप करके वहां से निकाले गए थे, इसलिए उनकी इंसान जो हम सब हैं, फौजिया, मोहम्मद निसार, जाफिर आलम, खुशबू राठौर, प्रिया पांडे, साइमा नौसाद, वर्षा, हम सब पापी हैं। चांदनी भी पापी हैं, मोहिनी कमल भी पापी हैं, सुनीता डांगी भी पापी हैं, तनिष गुप्ता भी पापी हैं, अमित कुमार सिंह भी पापी हैं। सारे इंसान पापी हैं। पता नहीं भगवान नाराज हो गया, इतनी हिचकी आ रही है। हम सब पापी हैं। अब जो हम सब पापी हैं, क्योंकि हम पापी मां बाप की संतान हैं, तो फिर हमारा लक्ष्य है कि हम अपने पाप से मुक्त हों। क्योंकि जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान हमको फिर से स्वर्ग में जहां से हमको निकाला था वहां लौटने नहीं देगा। क्यों लौटना चाहते हैं वहां? क्योंकि वहां कोई कष्ट नहीं है, वहां की जिंदगी में आनंद ही आनंद है। अरे तुमने पाप नहीं किया अमित राठौर, तुम हो आदम हव्वा की संतान, और आदम हव्वा पापी थे, तो उनकी संतान होने के कारण तुम भी पापी हो। अब इंसान वापस लौटना चाहता है स्वर्ग वाली दुनिया में, लेकिन लौटे कैसे? पापी इंसान को ईश्वर वापस लेगा नहीं। इसलिए इंसान को एक मौका देने के लिए भगवान ने अपने बेटे ईसा मसीह को धरती भेजा कि जाओ, ये जो पापी मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनको समझाओ कि सही रास्ते पर चलें। तब मैं इनको माफ करके वापस जिन लोगों ने सही रास्ते पर चले होंगे, जो लोग, उनको, कुछ चुने हुए लोगों को स्वर्ग में वापस ले लूंगा, बाकी लोगों को नहीं लूंगा। तो नौसाद, जाफिर, सुनीता, रवि मौर्य, अंशिका गुप्ता, सबकी परीक्षा चल रही है। इनमें से कुछ ही लोग भगवान के द्वारा फिर से स्वर्ग में वापस लिए जाएंगे। बाकी होलिका यादव, अमित कुमार सिंह, ऐसे लोगों का चांस कम हो सकता है। अगर आप भगवान पे शक करेंगे तो भगवान आपको वापस नहीं लेगा। बहरहाल, तो अब जो ईसा मसीह आए ईश्वर की संतान के रूप में, भगवान के संदेश को मनुष्य को बताया कि इस रास्ते पे चलो, नहीं तो पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, भगवान वापस नहीं बुलाएगा। उसी से शुरू हुआ धर्मतंत्र, क्योंकि माना जाता था कि राज्य का काम मनुष्य का कल्याण करना है। जब हमारा असली कल्याण है स्वर्ग जाना, जहां से हमारा पतन हुआ वहां वापस लौटना हमारा कल्याण है, तो ये कल्याण राजा के हाथ में थोड़े है, ये कल्याण तो भगवान के हाथ में। अब भगवान की बात राजा नहीं जानता, भगवान की बात पादरी जानता है। इसलिए मनुष्य के कल्याण की मूल संस्था चर्च है। चर्च के बताए रास्ते पर राजा को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मनुष्य है। ठीक है, हमारे ऊपर शासन कर रहा है, लेकिन एक दिन उसको भगवान के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा। इस आइडिया के कारण चर्च राज्य के ऊपर आ गया। अब चर्च किससे चलेगा? तर्क से कि आस्था से? आस्था से। इसलिए इस व्यवस्था में चर्च ऊपर होगा, राज्य नीचे। उस व्यवस्था में आस्था ऊपर चली गई। तो 1000 साल यूरोप में सारी संस्थाओं को आस्था ने चलाया। इसी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसे कहते पुनर्जागरण।
ठीक है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में आदमी जगा, उसने समझा कि सब बकवास है, कहानी ठीक नहीं है, तर्क वापस लौटा, लेकिन धर्म बहुत मजबूत था, इसलिए एक बार में नहीं लौट पाया। उसी तर्क को हमारी सभ्यता में अपनी जगह बनाने में समय लगा, और जब तर्क ने हमारी दुनिया में अपनी जड़ जमा ली, मजबूत हो गया, और बहुत सारे विचारकों ने अब तर्क के आधार पर सारी बातें कहनी शुरू की, तो प्रबोधन काल आया। आदमी को बोध हुआ सही बात का। इसी प्रबोधन काल के बाद हमारी दुनिया नए तरीके से बननी शुरू हुई। आस्था की दुनिया की जगह तर्क की दुनिया बननी शुरू हुई। अब जब तर्क की दुनिया बनी तो क्या पाया गया? चर्च से राज्य नहीं चलेगा, वंशानुगत शासन नहीं चलेगा, राजा का बेटा राजा, ये बात तार्किक नहीं है। चर्च हमारा कल्याण करेगा, कयामत के दिन खुदा हमारी फैसले करेगा, भगवान हमारे फैसले करेगा, ये बात तार्किक नहीं है। इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में क्या आया? सेकुलरिज्म, लोकतंत्र, चुनी हुई सरकार होगी, चर्च और राज्य का अलगाव होगा। ये सारी अवधारणाएं आने के बाद एक समस्या खड़ी हुई, इसी से पूंजीवाद पैदा हुआ। क्योंकि इसी तर्क ने क्या बनाई? मशीनें। तर्क से आया विज्ञान, विज्ञान मशीन से हुई औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से पैदा हुआ पूंजीवाद। तो पूंजीवाद, लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, ये सब क्या है? एक साथ जुड़ गए। अब इस नए राज्य को, जो सेकुलर राज्य है, जो धर्म से नहीं चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा, जिसमें राजा के शासन के बजाय जनता का शासन होगा, जिसमें तर्क का महत्व ज्यादा होगा, उसको चलाने के लिए हमको चाहिए अब नए टैलेंटेड काबिल लोग। यहां से देखो एथिक्स में आ रहे हैं। आप कहेंगे नए टैलेंटेड काबिल लोगों का क्या मतलब है? देखो, जब तक हमारी दुनिया राजा चला रहा था, सामंत चला रहे थे, पादरी चला रहे थे, तब तक हमारी दुनिया में सारे पद वंशानुगत थे। राजा का बेटा राजा, सामंत का बेटा सामंत, पादरी का बेटा पादरी बन जा रहा है। एक अभिजात कुलीन वर्ग था, उसी का सारे पदों पर कब्जा था। लेकिन जब राजतंत्र टूटेगा, लोकतंत्र आएगा, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म टूटेगा, तो अब वंशानुगत कुछ रहा नहीं। अब पदों पर हमको लोगों को भरना पड़ेगा, तो कैसे भरें? पहले तो राजा के बेटे भेज देते थे, सेनापति के बेटे भेज देते थे, कुलीन परिवारों के बच्चे सब जगहों पर भर जाते थे। आप कैसे पता करें कि बैंक में किसको काम दें, फैक्ट्री किससे चलवाएं, सेना में किसको सेनापति बनाएं, कैसे पता करें? इसी समस्या के समाधान के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था इंटेलिजेंस। इस कॉन्सेप्ट ने कहा कि जो लोग मेरिटोरियस हैं, योग्य हैं, उनको पद दो। और योग्य है ये पता कैसे चलेगा? कहा योग्यता का पता चलेगा इंटेलिजेंस से। और दावा किया कि जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है उतना ज्यादा योग्य है। इसलिए आपको सेना में जनरल चाहिए तो इंटेलिजेंट आदमी चुनिए, आपको सिविल सेवक चाहिए इंटेलिजेंट आदमी चुनिए, आपको इंजीनियर चाहिए इंटेलिजेंट आदमी चुनिए, डॉक्टर चाहिए इंटेलिजेंट आदमी चुनिए। इंटेलिजेंट आदमी चुनेंगे तो सब काम बढ़िया होगा। इसी से आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, इंटेलिजेंस कोसेंट का। क्या माना गया? ये जो नया राज्य का ढांचा बना था तर्क वाला, उस तर्क वाले राज्य के ढांचे को कुलीन अभिजात सामंत नहीं चलाएंगे, इंटेलिजेंट लोग चलाएंगे। और इसी इंटेलिजेंस को जोड़ा कैसे गया? पता नहीं कितनी हिचकी आएगी। अल्लाह नाराज हो गया है, इसीलिए वो कह रहा है कि तुम पापी हो, तुम्हारे जन्नत जाने का कोई चांस नहीं, दोजख में जाओगे। इसीलिए आज से सजा देना शुरू कर दिया है। चलिए, आखिरी सांस थोड़े लेनी होलिका कि आज लंबी सांस लेके आखिरी सांस ले लें। हाँ, ये बात तो सही है, पानी की कमी से आती है। पानी तो मैंने बहुत पी लिया, प्यास बिल्कुल नहीं लगी है। पानी पिए जा रहा हूं, लेकिन ये हिचकी जो है, हाँ चलिए खैर, लंबी और आखिरी सांस नहीं लूंगा, अभी तो पूरा सिलेबस खत्म करना है। उससे पहले अब यहाँ क्या खाऊंगा? हवाई खाऊंगा यहाँ, और क्या खाऊंगा? चलो सुनो, देखते रहे, चलते हैं, देखते हैं। ऐसे कहते हैं आपको कोई याद कर रहा हो तो आपको हिचकी आती है। पता नहीं आज कौन याद करने लगा अचानक, इतने दिन से नहीं याद कर रहा था, आज ही याद आ गई उसको। आकृति तो इसी बात पर अड़ गई है कि चोरी करके कुछ खाए हैं, इसीलिए समस्या हो रही है। सुनिए अब, चलिए तो देखो ये इंटेलिजेंस क्या होता है, और हमको इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको फेल करवाना है। जब फेल करवा देंगे तब हमको टैलेंट, योग्यता के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और वहीं से हमारा हीरो सिनेमा में प्रवेश करेगा जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अभी तक का जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, वो बैकग्राउंड ने इंटेलिजेंस को हीरो की तरह प्रवेश करवाया है। जो सिनेमा चलता है ना, उसमें हीरो की एंट्री होती है। वैसे अभी तक तो लगा कि इंटेलिजेंस हीरो की तरह आया, इसने आस्था को हटाया, तर्क को ज्यादा महत्व दिया, और इसने योग्यता को वंशानुगत आधार पर हटाकर एक अलग आधार पर स्थापित किया। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस विलन बन जाएगा और हमारा एक नया हीरो आएगा
इमोशनल इंटेलिजेंस। तो होता क्या है इंटेलिजेंस? ये जो लोकतंत्र में, सेकुलरिज्म में, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के बाद जब ने नए आधुनिक पूंजीवादी राज्य बनाए, उद्योग धंधे खड़े किए, बैंक बीमा कंपनी खड़ी की, जिस राज्य में, जैसे राज्य में आप रह रहे हैं, जब ने ऐसा राज्य बनाया जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, सिविल सेवा बनाया, ब्यूरोक्रेसी बनाई, पुलिस बनाया, न्यायपालिका बनाई, कानून का शासन बनाया, बीमा कंपनी बनाई, बैंक बनाया, फैक्ट्री बनाई, ये सब बनाने के लिए हमको योग्य लोगों की जरूरत पड़ी, या इसको चलाने के लिए योग्य लोगों की जरूरत पड़ी। और इन्हीं योग्य लोगों की पहचान के लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया, मैंने कहा उसका नाम था इंटेलिजेंस। क्या माना गया? अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, इंटेलिजेंट है तो अच्छा जज बनेगा, इंटेलिजेंट है तो अच्छा इंजीनियर बनेगा, इंटेलिजेंट है तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। और इसी से शुरुआत हुई प्रतियोगी परीक्षाओं की। किसी इंटेलिजेंस की पहचान करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछेंगे, जो उसको सॉल्व कर देगा, जिसका नंबर ज्यादा आएगा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उस बेसिस पर उसको क्या करेंगे? महत्वपूर्ण पदों पर भेज देंगे, योग्यता वाले पदों पर भेज देंगे। समझ आई? तो ये है क्या इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस का आइडिया है कि मनुष्य के पास जन्मजात रूप से एक बौद्धिक क्षमता है। किस बात की? रीजनिंग करने की, तर्क करने की, आर्गुमेंट बनाने की, कॉम्प्रिहेंशन की, स्थितियों को समझने की, न्यूमरेसी की, गणितीय एबिलिटी की, आइडियाज के एनालिसिस करने की, अलग अलग आइडियाज को आपस में जोड़ने और तोड़ने की, संश्लेषण और विश्लेषण की। तो जो तुम्हारा सी सेट का पेपर है ना, सी सेट, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, न्यूमरेसी है, ये असल में इंटेलिजेंस है। तो वो क्षमता जिसके द्वारा मनुष्य रीजनिंग करता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है, वर्बल रीजनिंग करता है, नॉन वर्बल रीजनिंग करता है, न्यूमरेसी की समस्याओं को सॉल्व करता है, कॉम्प्रिहेंड कर लेता है किसी सिचुएशन को, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है, एनालिसिस और सिंथेसिस करता है, आइडिया को समझ लेता है, उस क्षमता को इंटेलिजेंस कहा गया। और इसी इंटेलिजेंस की क्षमता को परखने के लिए हमने जो पेपर बनाए, चाहे बैंक की परीक्षा का पेपर लिया, चाहे आईएएस की परीक्षा का पेपर लिया, उस समय तो आईसीएस होता था, सबने गणित का सवाल पूछना शुरू किया, रीजनिंग पूछनी शुरू की। तो जो आप बैंक से लेकर एसएससी तक और आईएएस तक रीजनिंग और मैथ्स देखते हैं, ये असल में इंटेलिजेंस का टेस्ट है। क्योंकि क्या मान लिया गया था? ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी ज्यादा काबिल है, ज्यादा योग्य है। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कि जो इंटेलिजेंस आया, इससे दुनिया को क्या लाभ हुआ। पहला लाभ यही हुआ कि इंटेलिजेंट तो कोई हो सकता है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे कुलीन हो, अभिजात हो, चाहे ना हो। जैसे आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास जब पढ़ते हैं, तो क्लाइव नाम के आदमी की बात पढ़ते हैं, क्लाइव, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 300 सिपाहियों के छोटे से जत्थे से एक सुपर पावर में तब्दील कर दिया, उसको महत्वपूर्ण युद्धों में विजय दिलवा दी। अब क्लाइव था तो एक सामान्य सा व्यक्ति, लेकिन अपने इंटेलिजेंस से उसने क्या किया? फ्रांसीसियों को शिकस्त दी, उनको उनके खिलाफ रणनीतिक कूटनीतिक लड़ाई में विजय हासिल की, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत कर दिया। तो क्लाइव तो एक ऑर्डिनरी आदमी था, तो इसका फायदा क्या हुआ? इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद से आम आदमी, औसत परिवार में जन्मा आदमी, वो भी सबसे ऊंचे पद पर जा सकता है। दूसरा, इंटेलिजेंस ने हमारे संस्थाओं में भाई भतीजात खत्म कर दिया। आप गणित और रीजनिंग का पेपर दीजिए, अपनी योग्यता साबित कीजिए, प्रतियोगी परीक्षा पास कीजिए, और एक नौकरी पर चले जाइए, भले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा भी हो। इसने निष्पक्षता पैदा की, इसने समानता के मूल्य को मजबूत करना शुरू किया, इसने समाज में जो स्तरीकरण था उसको तोड़ना शुरू किया, इसने लोगों के मूल्यांकन के आधार पर ज्यादा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ तरीके से हकदारी को बांटना शुरू किया। जो प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे पैदाइशी, उसको इसने कमजोर करना शुरू किया। इस तरह के बहुत सारे लाभ इंटेलिजेंस हुए। दूसरा लाभ हुआ कि हमारी संस्थाओं में जो निर्णय थे उनकी गुणवत्ता बढ़ गई, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग निर्णय ले रहे थे, ज्यादा अच्छा निर्णय ले रहे थे। इंटेलिजेंट लोग हमारी संस्थाओं में आज, नवाचार बढ़ गया, हमारी फैक्ट्रियों की काबिलियत बढ़ गई, मशीनों की गुणवत्ता बढ़ गई, इकोनॉमी में लाभ, ब्यूरोक्रेसी में लाभ, सेना में इंटेलिजेंट लोग गए, उन्होंने अच्छी रणनीति बनाई, देश की सुरक्षा मजबूत कर दी। तो फायदा तो बहुत हुआ, लेकिन इस इंटेलिजेंस की कुछ लिमिटेशंस हो गई। उन्हीं लिमिटेशंस को समझ लें अगर हम, तो हम समझ लेंगे कि हमको एक नए कॉन्सेप्ट में जाना पड़ा, जिसका नाम होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज ये मान्यता बन चुकी है कि इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है। कहां फेल हुआ ये इंटेलिजेंस? क्योंकि अगर ये कहीं फेल ही नहीं होगा तो हमको किसी नए कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। जब ये योग्य लोगों को पहचान ही ले रहा है, निष्पक्षता बहाल कर रहा है, जन्मजात जो विशेषाधिकार लोग थे उसको खत्म कर रहा है, उसकी जगह ज्यादा बेहतर सिस्टम लेके आ रहा है, हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ा रहा है, आम आदमी भी उच्च पद तक पहुंच सकता है, जब ये सब हो ही रहा है तो क्यों इसको हटा के दूसरे कॉन्सेप्ट को ले आएंगे? तो अभी आपने देखा कि हमने दो यात्रा कर ली। एक हमारी दुनिया में, खासतौर पर यूरोप में, एक कालखंड था जो आस्था का कालखंड था। उस आस्था को तर्क ने रिप्लेस किया। तर्क के रिप्लेस करने के बाद जिस दुनिया में हम आए, उस दुनिया में पुरानी संस्थाएं बदली जाने लगी। उसी दौरान औद्योगिक क्रांति होगी, पूंजीवाद आएगा, राज्य की नई संरचना खड़ी होगी, और उन सब में जरूरत पड़ेगी उनको चलाने के लिए नए काबिल लोगों की। और उसी काबिलियत के लिए, काबिल लोगों को पहचाने कैसे, उसी के लिए हम इंटेलिजेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसके लाभ के बारे में, जिसके बहुत सारे बातों के बारे में मैंने आपको सिखा दिया। अब हमको सुनना है, जानना है कि फेल कहां होगा।
अच्छा 43 मिनट हो गया हिचकी को। सुनिएगा रविराज जी, अरे हिचकी अंदर से आ रही, पानी मुंह में रखेंगे अगर। आस्था, अभी भी तुमने देखा कि आस्था की जगह तर्क आ गया है। पानी मुंह में रखने से हिचकी कैसे होती? हिचकी तो अंदर से आ रही, तो पानी तो पहुंचाना पड़ेगा अंदर। सर आपके लिए खाने के बाद खुद से लिखती हूँ, खाने के बाद कि समझाने के बाद? अब रुका हुआ देखो, थोड़ी देर बोलना बंद किया, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। बस अर्चना जी आपका इंतजार था कि आप प्रकट होंगे तो मुस्कुराहट अपने आप लौट आएगी। आप क्लास में आ गए। कोमल इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा हूं यार, ऐसा लिख दोगे तो एम्बेरसमेंट होने लगेगा। टेली आईडी दे दीजिए। पीडब्ल्यू से टेली आईडी क्यों नहीं मांगते हो? अरे मेरे दोस्त सुमित जायसवाल भाई, पहले इमोशनल इंटेलिजेंस बता तो देने दो, तभी तो ईक्यू और आईक्यू में अंतर पता चलेगा। चलिए हाँ सुनिए, चलिए सुनिए, मामला नियंत्रण में है। अब अल्लाह भगवान दोनों का रहम हुआ है। अब उन्होंने कहा कि जब तुम तर्क में आ ही गए हो तो अब तुमको छोड़ते हैं। सुनो, ये जो इंटेलिजेंस आया और जो नए जमाने का भगवान बन गया, जैसे आजकल आप सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया भगवान बनने वाला है, डीप सीक, चैट जीपीटी, ग्रॉक, नए नए तमाम तरह के इंटेलिजेंस के टूल्स आ रहे हैं जो एक दिन टीचर्स को भी गायब कर सकते हैं। आप ग्रॉक से पूछेंगे बताओ भाई एथिक्स में ये सवाल कैसे हल होगा, बता देगा। क्या करोगे टीचर को? खैर, तो जो इंटेलिजेंस है ना, ये बिल्कुल वैसा भगवान बन गया एक समय जैसा इंटेलिजेंस के आने से पहले आस्था भगवान थी, चर्च भगवान था। इंटेलिजेंस भी कुछ इसी तरह का भगवान बन गया। हर जगह बैंक में भेजना इंटेलिजेंट आदमी को भेजो, मैनेजमेंट में भेजना इंटेलिजेंट आदमी को भेजो, आईएएस बनाना इंटेलिजेंट आदमी को बनाओ, फाइटर पायलट बनाना इंटेलिजेंट आदमी को बनाओ, इंजीनियर बनाना इंटेलिजेंट आदमी को बनाओ। और इंटेलिजेंस होता कैसा था? जन्मजात। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा आईक्यू होता है इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते, जन्मजात होता है। जन्म से कुछ लोगों का आईक्यू इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, जन्म से कुछ लोगों का कम होता है। अब जरा बताओ कि अगर तुम योग्यता का पैमाना एक ऐसे आइडिया को मान लोगे जो आइडिया जन्म से दो इंसानों में एक इंसान को ज्यादा गणित आती है, ज्यादा रीजनिंग आती है, उसका आईक्यू ज्यादा है, तो जन्म से वो इंसान श्रेष्ठ हो गया। और जिस आदमी को गणित रीजनिंग कम आती है, जिसका आईक्यू कम है, वो जन्म से हीन हो गया। क्योंकि तुम सारी प्रतियोगी परीक्षाएं तो ले रहे हो इंटेलिजेंस के बेसिस पर, आईक्यू के बेसिस पर। तो जिसका आईक्यू ज्यादा होगा वही बनेगा इंजीनियर, वही बनेगा डॉक्टर, वही जाएगा आईआईएम एमबीए करने, वही बनेगा आईएएस। तो क्या हो गया? जैसे वर्ण व्यवस्था थी, क्या कहती थी? जन्म से कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और जन्म से कुछ लोग शूद्र। इंटेलिजेंस ने एक नए किस्म की वर्ण व्यवस्था पैदा कर दी। जन्म से कुछ लोग श्रेष्ठ, जन्म से कुछ लोग हीन। क्योंकि अगर आईक्यू इंटेलिजेंस जन्मजात है तो फिर तो जन्म से तय हो गया कि जिसका आईक्यू नहीं बढ़िया है वो नौकरी नहीं पाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाएगा, ना बैंक में नौकरी मिलेगी, ना आईआईएम में जा पाएगा, ना आईएएस बन पाएगा, ना इंजीनियर बन पाएगा, ना आईआईटी क्रैक करेगा, ना डॉक्टर बनेगा, नीट क्रैक कर पाएगा। तो तुम तो क्या कर रहे हो? समाज में असमानता पैदा कर रहे हो। क्या कह रहे हो कि दो तरह के इंसान हैं, जैसे पहले एक ब्राह्मण और एक शूद्र थे, कुछ उच्च और कुछ निम्न थे, वैसे तुम अभी कह रहे हो कि इंटेलिजेंट आदमी ज्यादा श्रेष्ठ, गैर इंटेलिजेंट आदमी कम श्रेष्ठ। अब मेरा आईक्यू कम है, नेचर ने मुझे कम आईक्यू दिया, इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन तुम्हारे तो इकोनॉमी के मॉडल में सारी नौकरियां, सारी योग्यता के पद तुमने इंटेलिजेंट आदमियों के लिए रिजर्व कर दिए, तो रोजगार पर किसका कब्जा हो जाएगा? इंटेलिजेंट लोगों का। नॉन इंटेलिजेंट लोग क्या होंगे? आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे, समाज में असमानता बढ़ेगी। और इसी से तुम पाओगे कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई इसमें भी संतुलन आया है। चूंकि इंटेलिजेंस का संबंध जोड़ दिया गया गणित से, रीजनिंग से, इसलिए हर मां बाप अपने बच्चे को गणित पढ़ाना चाहेंगे। मजबूरी में लोग हमारे देश में बीए करते हैं, मानविकी का विषय पढ़ते हैं। पहली प्रेफरेंस उनकी क्या होती है? मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि सारी नौकरी उसी से है। अब शर्मा जी का बेटा रिंकू और वर्मा जी का बेटा टिंकू, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। शर्मा जी के बेटे रिंकू का आईक्यू कम है, वर्मा जी के बेटे टिंकू का आईक्यू ज्यादा है। क्लास 10th का रिजल्ट आया, शर्मा जी के बेटे रिंकू को गणित में 60 नंबर आया 100 में,
वर्मा जी के बेटे टिंकू को 100 में 100 आया है। वर्मा जी 3 दिन से शर्मा जी को ढूंढ रहे हैं और शर्मा जी घर में छुपे हुए हैं। घर से निकलते हैं, देख के निकलते हैं बाहर वर्मा जी तो नहीं है, क्योंकि शर्मा जी शर्मिंदा है कि मेरे बेटे रिंकू को कम नंबर आया वर्मा जी के बेटे से। शर्मा जी का बेटा रिंकू भी शर्मिंदा है, जैसे अपराध कर दिया हो कोई 60 नंबर पाके। अब वर्मा जी उधर छाती चौड़ी के 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं। एक दिन जैसे उन्होंने वर्मा जी ने शर्मा जी को पकड़ ही लिया घात लगा के, पहला सवाल पूछा कितना नंबर आया रिंकू का। शर्मा जी बेचारे सकपकाते हुए बोले रिंकू की तबीयत खराब थी, वो तो परीक्षा देने ही नहीं जा रहा था, मैंने जबरदस्ती भेज दिया था। तो बेचारे नंबर तो बताइए, ठीक बात है। उन्होंने कहा परीक्षा में आधा घंटा लेट पहुंचा था, पेपर पूरा नहीं कर पाया। कहा कोई बात नहीं, नंबर बताइए। शर्मा जी नंबर नहीं बताना चाह रहे हैं और वर्मा जी नंबर पूछने पर आमादा हैं, क्योंकि वर्मा जी एहसास कराना चाहते हैं शर्मा जी को तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से कम काबिल है। गणित के नंबर बेटों की काबिलियत तय करेंगे। गणित के नंबर ये तय करेंगे कि कौन ज्यादा सामाजिक सम्मान का हकदार होगा। जिसका बेटा गणित में कम नंबर लेके आया, बाप बेटे दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो गई है, और जिसका बेटा 100 में 100 लेके आया है, उसकी बाप और बेटे दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई है। ऐसा तो रंग भेद में, वर्ण भेद में, जाति भेद में होता था। इंटेलिजेंस इसी नए तरह का एक भेद में तैयार कर रहा है। शर्मा जी ने बताया 60 नंबर। वर्मा जी ने कहा टिंकू का 100 में 100 आया है, क्या लड्डू खाइए, रिंकू से कुछ पढ़ा लिखा करे, इधर उधर घूमता रहता है। शर्मा जी लौट के घर में आए, रिंकू को तिल पड़े, जम के धुन दिया। रिंकू कहा तुम्हारी वजह से मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। रिंकू हीन भावना का शिकार है, उसको लगता है जैसे उसके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। शर्मा जी ने रिंकू का 2 ट्यूशन लगा दिया, लेकिन रिंकू को गणित आती नहीं। ट्यूशन पढ़ने के बाद भी 60 की बजाय 65 नंबर आने लगा। शर्मा जी ने उसको कोटा भेजा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। रिंकू को गणित समझ में आती नहीं, वहां भी परेशान, अवसाद में रहने लगा। एक दिन रिंकू ने कोटा में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। रिंकू बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन रिंकू को गणित नहीं आती थी। इस वजह से समाज, माता पिता, सबकी निगाह में रिंकू गिरता जा रहा था। क्लास में टीचर मजाक उड़ाते थे रिंकू का। रिंकू को लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, महत्वहीन व्यक्ति है। उधर टिंकू को सब हाथों हाथ लेते हैं, इंजीनियर बन गया, शादी के लिए लाइन लगी है। रिंकू अगर कोटा से फेल होकर आया होता, आईआईटी ना पास कर पाता, बीए करता, शादी के लिए कोई माता पिता अपनी लड़की की शादी के लिए नहीं आते। जरा बताइए, इंटेलिजेंस को अगर आप सारी चीजों का पैमाना बनाएंगे, जिसका मतलब तो जो गणित जानता है, जो साइंस जानता है, जो रीजनिंग जानता है, वही काबिल है। ऐसा समाज जो रीजनिंग और साइंस को, गणित को ऐसा महत्व देगा, उस समाज में वैज्ञानिक उन्नति बढ़ जाएगी। बढ़िया है। लेकिन वो टिंकू जो साइंस पढ़ के बैठा है, कक्षा 10 से गणित लगा रहा है, क्या उसको मनुष्यों की भावना की भी समझ है? क्या हमारी दुनिया को सिर्फ तर्क चाहिए? क्या हमारी दुनिया को भावना नहीं चाहिए? क्या एक मां अपने बच्चे की परवरिश तर्क से करेगी? क्या बाप बेटे के बीच संबंध गणित से बनेंगे? क्या सड़क पर हमारा जो झगड़ा होता है, जिसमें गुस्सा बहुत आता है, वो तर्क से सॉल्व होगा या करुणा संवेदनशीलता से? तो एक ऐसा समाज, जिस समाज ने तर्क पर बहुत निवेश किया, उस समाज ने भावना को महत्वहीन बना दिया। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, दर्शन के विद्यार्थी, इतिहास के विद्यार्थी हैं, कला के विद्यार्थी हैं, आपका महत्व नहीं है। इसलिए समाज में मानविकी की पढ़ाई, मानवों की पढ़ाई, मानवीय भावना की पढ़ाई, मानवीय संवेगों का महत्व समाज ने कम कर दिया। समाज में तर्क बढ़ा, उस अनुपात में भावना नहीं बढ़ी, भावना घट गई। भावना मतलब भावना वो वाली लड़की वाली भावना, मतलब इमोशन, इमोशन घट गया। एक ऐसा समाज जिसमें तार्किकता बढ़ी, इमोशन संवेदनशीलता उस अनुपात में नहीं बढ़ी, उस समाज में क्या होगा? अवसाद बढ़ेगा, रोड रेज बढ़ेगा, सड़क पर झगड़ा होगा, अपराध बढ़ेगा, डिप्रेशन में रहेंगे लोग, मानसिक उनका जो स्वास्थ्य खराब होगा, मेंटल हेल्थ खराब होगी। आप संबंध अच्छे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग है ही नहीं भावना की। उस समाज ने भावना पर बल दिया ही नहीं। कहा था एक बार क्लास में कि अगर तुम जिम जाओ और एक ही साइड की एक्सरसाइज करो, दूसरे साइड की एक्सरसाइज मत करो, शरीर में 2 भाग हैं, दायां बायां, दाएं की बहुत एक्सरसाइज कर दी, बाएं की नहीं, तुम्हारा शरीर संतुलित रहेगा नहीं। ठीक वैसे मनुष्य के 2 संकाय हैं, भावना और बुद्धि। तुमने बुद्धि पर बहुत बल दिया, बुद्धि बहुत विकसित होती गई, भावना वाला पक्ष तो तुमने छोड़ ही दिया। तो जो कोई बच्चा एक बंदूक लेता और अमेरिका के किसी स्कूल में जाकर 10 लोगों को गोली मार देता है, ये तर्क की समस्या नहीं, संवेदनशीलता की कमी की समस्या है। जो रिश्ते टूट रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ापे में केयर नहीं कर रहे हैं, किसकी समस्या है? संवेग और भावना की। एक सैनिक अपने कर्नल या ब्रिगेडियर को गोली मार दे रहा क्योंकि ब्रिगेडियर कर्नल ने उसको छुट्टी नहीं दी। सैनिक की क्या गड़बड़ हुई? तर्क की भावना, भावना। गोली क्यों मारा? क्रोध में आके। क्रोध कौन सा समस्या है? भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने की। क्रिकेट में एक आदमी को आपने क्रिकेट का कप्तान बनाया, पूरी टीम में फूट पड़ गई, क्योंकि वो कप्तान अपने खिलाड़ियों की भावना नहीं समझता है। आपने बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी की, उसका एचआर डिपार्टमेंट खराब है, कर्मचारियों की भावना को नहीं समझता, परिणाम स्वरूप उस कंपनी में कर्मचारी खुश नहीं रहते, मौका मिलते कंपनी छोड़ देते हैं। जो टॉप ब्रेन है उस कंपनी में नहीं रहना चाहता, टैलेंट उस कंपनी में नहीं टिकता। तो एक समय के बाद हमने समझना शुरू किया कि देखो, हजारों कर्मचारियों वाली कंपनी चलानी है तो उस कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को खुश रखना होगा। बिना खुश रहे एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करेंगे, और खुश कोई तब रहता है जब उसकी भावना वहां संतुष्ट होती है। ठीक इसी तरीके से एक कर्नल या ब्रिगेडियर केवल तार्किक रहने से काम नहीं ले पाएगा। जब अपने एक एक सिपाही की भावना को समझेगा तो उनकी भावनात्मक मांग की पूर्ति करेगा, और भावनात्मक मांग की पूर्ति करेगा तो सिपाहियों में आक्रोश पैदा होने से रोक देगा। पति पत्नी के बीच संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच संबंध,
भावना से लंबा चलेंगे। जब मैं अपने गर्लफ्रेंड की भावना बहुत जल्दी समझ लूंगा, पत्नी की भावना समझ लूंगा, उसके अनुसार रिस्पॉन्स दूंगा, पत्नी संतुष्ट रहेगी, किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगी, तलाक नहीं देगी, गर्लफ्रेंड मुझे नहीं छोड़ेगी, ब्रेकअप नहीं होगा, जिंदगी सुखद होगी। तो चाहे दोस्ती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे मेरा सैनिक हो, चाहे मेरे अधीन खेलने वाला, अंडर में खेलने वाला खिलाड़ी हो, इन सबको मोटिवेट करना पड़ेगा। और आदमी तर्क से मोटिवेट नहीं होता, आदमी मोटिवेट होता भावना से। इसलिए जितने इन्फ्लुएंसर तुम देखते हो यूट्यूब पे कैसी बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं कि भावना वाली बात ज्यादा करते हैं। तुम आईएएस बनोगे, पक्का बनोगे, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी आईएएस बनते हैं, देखो तुम्हारे में क्या करते हैं, उत्साह भरते हैं। तो मनुष्य में उसकी प्रेरणा का संबंध भावना से है। एक मनुष्य डिप्रेशन में है, गणित आती है, उससे गणित जुड़वाओगे, 7 धन 5 कितना होता है, 12 जोड़ेगा। खुश है तब भी 7 धन 5 12 जोड़ेगा। डिप्रेशन में हमारे तर्क को कुछ नहीं होता है, हमारी भावना में केमिकल लोचा होता है। ये बात जब हमने समझनी शुरू की तो क्या समझा, बड़ी कंपनी चलाने के लिए उसके एचआर डिपार्टमेंट को, उसके मालिकों को अपने एम्प्लॉइज की भावनाएं संतुष्ट करनी पड़ेंगी। वो भावनाएं संतुष्ट होने पर कर्मचारी प्रेरित होंगे, तो कंपनी के लिए मन लगा के काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी। एक ब्रिगेडियर या कर्नल को अपने सिपाहियों को भावनात्मक रूप से संभालना होगा, जिससे उनमें गुस्सा आक्रोश पैदा ना हो और वो आपके लिए निष्ठावान लॉयल बने रहें। हमको देश में लोगों में अवसाद बनने से रोकना होगा, जिससे वो आत्महत्या ना करें। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो आया, उसने कहा जहां अकेले किसी आदमी को काम करना है वहां तो इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां टीम वर्क है, आप कलेक्टर हैं, अकेले जिला नहीं सुधार देंगे, आपको हजारों अपने सहकर्मियों का साथ लेना पड़ेगा। और हजारों कर्मचारी आपके साथ तभी कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे जब आप उनकी भावनाओं को समझकर उनको प्रेरित करेंगे। जहां जहां टीम वर्क है वहां भावना का रोल ज्यादा है। तुमने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने अपने सिपाहियों के लिए, कल पढ़ोगे, जनरल्स ने युद्ध के मैदान में फेमस स्पीचेस दी हैं, उसमें क्या किया है, अपने सिपाहियों की भावना को उभारने की कोशिश की, जिस भावना से वो सिपाही क्या करेंगे, लड़ जाएंगे। बाहुबली देखी होगी, फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें जो अमरेंद्र बाहुबली, उसके खिलाड़ी, उसके सिपाही जब भाग रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा एक दानव की तरह का आया था लड़ाका, उससे लड़ नहीं पा रहे थे, हार रहे थे, आता और कहता क्या है मृत्यु, और एक भाषण देता है। उसका भाषण सुन के सारे सैनिकों में जोश भर जाता है और दोबारा लड़ते हैं, और दोबारा लड़ते हैं तो उस कालिकेय को याद आ गया, उस कालिकेय को और उसकी सेना को मार गिराते हैं। नेपोलियन ने युद्धभूमि में बड़ा जोरदार भाषण दिया था। तो ये भावना है जो इंसान से अच्छा अच्छा काम करवा लेती है। यही भावना हमारे सामने रहती है तो हम प्रेरित रहते हैं। एक लड़की अगर एक लड़के से कह दे आईएएस बन जाओ, मैं शादी कर लूंगी, देखो लड़के का उत्साह दुगना हो जाएगा। गर्लफ्रेंड हो कह दे देखो आईएएस बनोगे शादी कर लूंगी, उत्साह दुगना हो जाएगा। इमोशंस हमारे प्राइम मूवर हैं। इन्हीं से, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हम अपराध करते हैं, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हम हिंसा करते हैं, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हम आत्महत्या करते हैं, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हम अवसाद में चले जाते हैं, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हमारे अंदर मानसिक स्वास्थ्य हमारा खराब होता है, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हमारी दोस्ती टूटती है, इन इमोशंस की गड़बड़ी से हम संबंध नहीं संभाल पाते, और इस इमोशन पे हम निवेश ही नहीं कर रहे। इसी इमोशन में अगर लीडर हमारा इमोशनल फीलिंग्स को समझने वाला नहीं है तो अच्छा लीडर नहीं बन सकता, उसके अधीन लोग काम नहीं करना चाहेंगे। तो जब हमने ये समझना शुरू किया तो क्या समझना शुरू किया, आधुनिक राज्यों में एक आदमी के ब्रिलियंस से नहीं, टीम वर्क से सारे काम होंगे। बड़ी कंपनियों में टीम वर्क, प्रोजेक्ट में टीम वर्क, ब्यूरोक्रेसी में टीम वर्क, स्पोर्ट्स में टीम वर्क, सेना में टीम वर्क। जब सब जगह टीम वर्क से लक्ष्य हासिल होंगे तो टीम वर्क तो तभी लोग करेंगे जब वो प्रेरित होंगे और उनके बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी, संबंध मजबूत होंगे। और ये बॉन्डिंग संबंध मजबूत करने का काम कौन करेंगे, इमोशन। तो अब कैसा आदमी चाहिए हमको, अब माना जाने लगा कि जो आदमी गणित नहीं इंसान को बढ़िया समझता है, इंसान और इंसान की भावनाओं को बढ़िया समझता है। इंटेलिजेंस में हम गणित समझ रहे थे, रीजनिंग समझ रहे थे, यहां इंसान को बढ़िया समझता है, इंसान की भावनाओं को समझता है। वहां था कॉम्प्रिहेंशन, आइडिया का कॉम्प्रिहेंशन, यहां भावनाओं का कॉम्प्रिहेंशन। वहां आइडियाज को उसका विश्लेषण करना, जोड़ना तोड़ना, संश्लेषण करना, यहां भावनाओं को जोड़ना तोड़ना, भावनाओं का इस्तेमाल करना, जानना कौन सी भावना कहां इस्तेमाल करनी है। अगर मैं ये समझ जाए तो हम इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाएंगे। इसलिए क्या माना जाने लगा, माना जाने लगा कि आधुनिक दुनिया में जिसमें हिंसा बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों का डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, खुशी कम हो रही है, तनाव बढ़ रहा है, टीम वर्क नहीं हो पा रहा है, संबंध टूट रहे हैं, उस दुनिया में अब भावना की ज्यादा जरूरत है। इसलिए एक नया हीरो हमारा आया, कौन सा, क्या वो आदमी ज्यादा काबिल है जो भावनाओं की बेहतर समझ रखता है, उनका बेहतर प्रयोग कर पाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। समझाई। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा होता है, सीखा जाता है। जो चीज सीखी जाती, जन्मजात नहीं होती, तो सबको सिखाई जा सकती। आईक्यू तो जन्मजात था, लेकिन ये वाला तो अर्जित किया जाता है। जो अर्जित किया जाता है उसको समर्जित कर सकते हैं, और इसको जब समर्जित कर सकते हैं तो फिर तो ये तो समतामूलक है। रिंकू भी भावनात्मक बुद्धिमान बनाया जा सकता था, टिंकू भी, लेकिन रिंकू टिंकू की तरह इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि इंटेलिजेंस तो जन्मजात है। रिंकू गणित में 100 में 100 नहीं पा सकता था, 100 में 60 या 100 में 65 पा सकता था, लेकिन रिंकू और टिंकू दोनों को ट्रेनिंग देते तो दोनों भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बराबर हो जाते।
जिस दुनिया में हम लोकतांत्रिक दुनिया में रह रहे हैं, जिसमें समानता चाहते हैं, वो समानता इंटेलिजेंस से तो नहीं आ सकती, इमोशनल इंटेलिजेंस से आ सकती है। क्योंकि दो इंसानों को बराबर इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दो इंसानों को इमोशनल इंटेलिजेंस कमोबेश बराबर बनाया जा सकता है। और अगर हम एक इमोशनल इंटेलिजेंस को योग्यता का पैमाना मान लिया तो क्या होगा? ये जो लोग, बहुत लोग जो गणित नहीं लगा पा रहे हैं, जिनको आपने, जिनके अंदर हीनता भाव भर दिया है, तुम काबिल नहीं हो, वो सारे लोग काबिल बन जाएंगे। समाज में आप भावनाओं को ज्यादा महत्व देंगे, इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो इमोशंस को इंपॉर्टेंस देने से जितना तर्क को महत्व मिला उतना इमोशंस को मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम या बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये बात अगर आप समझे तो आप समझे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 60-70 के दशक से ये माना जाने लगा कि संस्थाओं में इमोशंस की भी उतनी जरूरत है जितनी बुद्धि की, प्रशासन में भावना की जरूरत है। एक प्रशासक जब तक संवेदनशील और भावनाओं की समझ वाला नहीं होगा तब तक बहुत बुद्धिमान है, बहुत बढ़िया गणित लगा के आया है, इससे अच्छा प्रशासन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने अब तक समझाई। चाहिए ये एक योग्यता का पैमाना है जो बुद्धिमत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक समय था एज ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता को ही सबसे महत्वपूर्ण मान लिया गया था। दूसरा समय वो आया जब हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। योग्यता का पैमाना जो बुद्धिमत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए जरा समझते हैं कि होती क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावना के साथ बुद्धिमत्ता जोड़ेंगे तब जाके भावनात्मक बुद्धिमत्ता बनेगी। चलो अच्छा है साहिब, मंत्री की बेटी ना हो तो मंत्री से शादी कर लेना, ठीक आइडिया है ये। आईएएस बन जाओ, फिर मंत्री की बेटी हो तो बेटी, नहीं तो मंत्री से शादी करके आगे बढ़ना। अब चलो थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ लें। अरे मंत्री भी तो बहुत सारी स्त्रियां बनेंगी, तो स्त्रियां भी तो बहुत सारी मंत्री होंगी। अब जरा देखिए, अरे भाई अभी से टॉपिक रिवीजन कहाँ आ गया। अब आइए इस बात पर कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पॉपुलर जो व्याख्या कह लो, परिभाषा कह लो, घटक कह लो, वो डेनियल गोलमैन ने दी। 1995 में डेनियल गोलमैन की किताब आई इमोशनल इंटेलिजेंस। एक उसकी दूसरी किताब भी है, वर्किंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को 4 बातों से समझाया है। वही 4 घटक आज हम इस कक्षा में डिस्कस करने और समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। चारों तो समझ नहीं पाएंगे, जो समझ पाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है साहिब, अब पहले आईएएस बन लो इस क्लास में, क्योंकि देखो पीएम तो मैं बना नहीं पाऊंगा, सीएम भी मैं नहीं बना पाऊंगा। इथिक्स पढ़ा के थोड़ा बहुत आईएएस पढ़ाने बनाने के करीब ले जा सकता हूं। तो अपनी भावनाओं को संभालो थोड़ा, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ के आईएएस बनने की तरफ एक कदम बढ़ाओ। फिर जब आईएएस बन जाना तो आगे की प्लानिंग को कुछ आगे के लिए तो छोड़ोगे, आज ही सब प्लान कर डालोगे। शादी मंत्री की बेटी से करोगे, फिर मालदीव जाओगे, कुछ आगे के लिए भी छोड़ो, कक्षा में लौटाओ। पहला या 4 घटक इसके जो डेनियल गोलमैन ने बताए। डेनियल, मैं लिखता हूं तो खुद ही मुझे भरोसा नहीं होता तुम लोग पढ़ पाओगे इसको। डेनियल गोलमैन, समझ लेना, भावनाओं को समझो आज, शब्दों को नहीं। यह है डेनियल गोलमैन। विकास सर ने पहले बताया था, अब अमित सर से भी सुन लो तो कंप्लीट हो जाएगी बात। 4 घटक इसके हैं। एक को कहते हैं आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अब वो वाले सर भी पीडब्ल्यू में आ रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। आत्म जागरूकता, इसका मतलब वो आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट है, या वो क्षमता इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसमें एक आदमी अपने बारे में जानता है। क्या जानता भी, इसका रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं। कुछ देर में इसका इस पे से पर्दा उठाऊंगा और उससे आप समझिएगा कि इस आत्म जागरूकता का क्या मतलब है। सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है
आत्मनियंत्रण, सेल्फ मैनेजमेंट, एक आत्म जागरूकता, एक आत्मनियंत्रण। तीसरा है समानुभूति, इंपैथी। और चौथा है स्वप्रेरणा। गोलमैन कहता है कि जिस आदमी में ये चार घटक हैं वो आदमी है इमोशनली इंटेलिजेंट, और ये कॉन्सेप्ट जो इन चार घटकों से मिलकर बनता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंपैथी और सेल्फ मोटिवेशन। ठीक, पांचवां उसका घटक नहीं है तनिष्क। जब गोलमैन की किताब पढ़ोगे तो उसमें अपेंडिक्स में ये उससे पैदा होने वाले परिणाम हैं। सोशल स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस से पैदा होती है। चलिए आत्म जागरूकता समझिए। पहला सुनिए, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता मतलब होता है अपने बारे में जानना। अपने बारे में जानने का क्या मतलब है? देखो, हम सबका जो व्यक्तित्व है ना, ये जो हमारा तुम्हारा व्यक्तित्व है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। एक है हमारी बौद्धिक क्षमता, एक है हमारे मूल्य और नैतिकता, और एक है हमारी संवेग। हर इंसान की पर्सनालिटी में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक उसके इमोशंस, एक उसके वैल्यूज, एक उसकी बौद्धिक क्षमता। अब ये वाला जो है, इससे हम भली भांति जागरूक और परिचित होते हैं। इसका मतलब इसके बारे में हर व्यक्ति, प्रायः लगा दो, प्रायः हर व्यक्ति आत्म जागरूक होता है। इसके बारे में प्रायः हर व्यक्ति आत्म जागरूक होता है। कैसे? क्लास फर्स्ट से जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में, तो आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। अब तो कुछ ऐसे पैटर्नारिज में परीक्षा नहीं ली जाती है, लेकिन आपके समय में तो आपने परीक्षा दी ही होगी। क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक आप इतनी परीक्षा देते हैं, और हर परीक्षा में क्या पूछा जाता है? भावना संवेग पूछा जाता है क्या? नहीं। विज्ञान, गणित, साइंस, और सब में जरूरत किसकी है? तर्क की। तो जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो 12वीं तक आते आते हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम मिला के 24-25 एग्जाम के बाद आपको अपना रिजल्ट पता चल चुका होता है। आप जान चुके होते हैं कि आप कितने पानी में हैं। आपको पता होता है कि आपको गणित मुश्किल लगता है या आसान, आपको साइंस मुश्किल लगता है या आसान। आपको पता होता है कि आप उस बच्चे से तेज है या कमजोर। क्लास में पता होता है कि आपको ये वाला बच्चा तेजू कहाँ है, ये वाला बच्चा शेख चिल्ली है। आप सबके बारे में जानते होते हैं, अपने बारे में जानते होते हैं, उनसे कंपेयर करके अपने बारे में जानते होते हैं। तो चूंकि हमारे पूरे एजुकेशन का ढांचा ही हमारी बौद्धिक क्षमता के टेस्ट पर बना है, इसलिए हम अपने व्यक्तित्व में बौद्धिक क्षमता हमारी कितनी है उसको लेकर परिचित होते हैं। हाँ, कभी कभी माँ बाप को धोखा देते हैं, हाँ ठीक है IIT क्रैक कर देंगे, लेकिन अंदर से हमको पता चल जाता है कि फिजिक्स हमको समझ में कितना आता है, गणित हमको कितना आता है, ये संभव है या मुश्किल है, पता होता है। तो इसका मतलब हर आदमी अपनी बौद्धिक क्षमता के बारे में जानता होता है। दूसरा, मूल्य नैतिकता के बारे में आप जानते होते हैं। आप जानते होते हैं कि आप ईमानदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपको पता होता है कि मैं IAS बनूंगा तो क्या करूंगा, कितना लूटूंगा, कितना लूटूंगी। आपको पता होता है कि आप लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं, लड़कों के बारे में क्या सोचते हैं, समानता के बारे में क्या सोचते हैं, जातियों के बारे में क्या सोचते हैं, सब आपको पता होता है। ठीक है, आप बोलने के लिए बाहर दुनिया को बदलाते रहिए, आपको पता होता है धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, हिंदू मुसलमान के बारे में क्या सोचते हैं। यू नो एवरीथिंग। आपके अंदर कितना जहर है, कोबरा वाला है, मांबा वाला है, सब पता होता है। हम धोखा देते हैं, प्रिटेंड करते हैं, हम दिखा सकते हैं मैं तो बड़ी सती सावित्री लड़की हूं, मैं बड़ा राजा हरिश्चंद्र हूं, दिखा सकते हैं। लेकिन आइडियली सॉरी ऑनेस्टली हमें से हर आदमी अपने पर्सनालिटी के वैल्यूज के बारे में जानता होता है। तो ये दो बातें जो हैं, इसके बारे में भी हमारे पास आत्म जागरूकता होती है। जो तीसरी बात है ना, ये बड़ी मुश्किल है। इनके बारे में तो है, इसके बारे में डाउटफुल है, क्योंकि हमने आज तक अपनी पर्सनालिटी का
इमोशनल एनालिसिस नहीं किया है। हम में से 90% लोग अपना इमोशनल डाइसेक्शन नहीं करते। अभी दृष्टि में फंसे हो क्या? अच्छा, मैंने तो इधर देखा नहीं था कमेंट में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, न्यूज़ बिल्कुल सही है। तो करीब करीब चलिए अब वापस आइए, लौटिए भावना पर। आप कहेंगे संवेग भावना के बारे में आप जागरूकता कैसे नहीं होती? बताता हूं मैं आपको। देखो, हमारे अंदर ना भावनाओं का पूरा खानदान रहता है। हमारे अंदर पूरा थिएटर चल रहा है। जैसे शोले देखिए, फिल्म थी शोले, मल्टी स्टार फिल्म थी। गब्बर सिंह भी है उसमें, अमजद खान, जय वीरू भी है, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार भी है, ठाकुर, बसंती भी है, हेमा मालिनी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है। वैसे हमारे भीतर भी शोले की तरह इमोशंस का पूरा एक खानदान है। कुछ विलेन इमोशंस हैं उसमें। जैसे उसमें गब्बर सिंह था ना, कालिया था। गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे? कालिया बताता है इतने। पूछता तुम कितने थे? कालिया फिर बताता है हम इतने थे। कहता फिर भी चले आए, क्या सोच के आए थे? सरदार इनाम देगा। तो जो गब्बर की कहानी है उसमें देखा तुमने डाकू है ढेर सारे। वैसे हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन, डाकू इमोशन है, जल्लाद इमोशन है, दुश्मन इमोशन है। हमारे भीतर ही हमारे दुश्मन रह रहे हैं। गद्दार इमोशंस हैं, हमारा ही नुकसान करवाते हैं। गद्दार किसको कहते हैं? नुकसान करवा रहे हैं, आपके भीतर रह रहे हैं और आप ही का कहते हैं जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हैं। हमारे भीतर गद्दार इमोशंस हैं, हमारे भीतर जलनखोर इमोशंस हैं, हमारे भीतर दुश्मन इमोशंस हैं, हमारे भीतर दोस्त इमोशंस भी हैं, हमारे भीतर विलन इमोशंस भी हैं, हमारे भीतर हीरो इमोशंस भी हैं। क्या आपको पता है कौन कौन सा इमोशन आपका हीरो है, कौन सा विलन है, कौन दोस्त है, कौन एनिमी है, कौन डाकू चोर है? पता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। जैसे मैं समझाता हूं तो आप समझ पाओगे। देखो, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी दोस्ती होती बड़ी जल्दी है लेकिन टूट जाती है। अक्सर दोस्त से झगड़ा हो जाता है। तो आप क्या जिस दिन दोस्ती करते हैं उसी दिन तोड़ने के लिए करते हैं? नहीं। क्या आपको पता होता है जिस दिन दोस्ती करते हैं कि 10 दिन बाद टूट जाएगी, 1 साल बाद टूट जाएगी, 6 महीने बाद टूट जाएगी? नहीं। फिर दोस्ती टूटती क्यों है? इसका मतलब आपके भीतर कोई ऐसा इमोशन है जो संबंध को लंबा नहीं चलने देता। कुछ समय बाद आप नाराज हो जाते हैं उससे, और नाराज होते हैं तो आप गुस्से में आते हैं, फिर कुछ बोल देते हैं, और बोल देते हैं एक बार आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई क्योंकि आपका वाणी पर कंट्रोल नहीं है, अपनी स्पीच पर कंट्रोल नहीं है, अगला आदमी आहत हो जाता है, दोस्ती टूट जाती है। कई बार हो चुका। अब आप दोस्त खो रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? आपका। इसका मतलब ये जो गुस्सा आप में है, जो आपकी दोस्ती तुड़वाता है, जो संबंध खराब करवाता है, तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर रह रहा है। आप ही के अंदर गुस्सा रह रहा है, और आप जितना उसका बार-बार प्रयोग करते हो उतना मजबूत होता जा रहा है, और आपका फायदा करवाने की वजह से गुस्से ने आपका नुकसान करवा दिया है। आप जलनखोर हैं, ईर्ष्यालु हैं, दूसरे की सफलता से जलने लगते हैं, इससे भी आपकी दोस्ती टूट जाती है, क्योंकि आपके चेहरे से दिखने लगता है कि आप जलनखोर हैं, दोस्त आप पर भरोसा नहीं करते। आप शंकालु हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोस्ती है, शंका करते रहते हैं, अगला आदमी कुछ दिन बाद आपसे ऊब के छोड़ देता है। लेकिन क्या आपने पता किया कभी कि दोस्ती टूटती है तो क्यों टूटती है? दोस्ती तर्क से नहीं टूटती कि किसी दिन आपने कहा दोस्ती मुझे गिरी आकृति होती है और आपके दोस्त ने कहा नहीं गलत बोल रहे हो और दोस्ती तोड़ दी। दोस्ती टूटती इमोशन से है, या आपके इमोशन में गड़बड़ है या उसके इमोशन में गड़बड़ है। अगर उसके इमोशन में गड़बड़ थी तो आपको पहले पहचान लेना चाहिए था कि इसका इमोशनल पर्सनालिटी इस किस्म का, इससे दोस्ती मेरी नहीं चलेगी, तो उसे करना नहीं चाहिए था, तब भी आप जागरूक नहीं है। और अगर आपकी वजह से टूटती है, आप में कुछ गड़बड़ है, तो आपको अपने बारे में पता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता, समझना। अगर मैंने अपने पूरे पर्सनालिटी का इमोशनल एनालिसिस किया होता, बहुत सारे लोग फिर बैठे गए, अगर मैंने अपनी पर्सनालिटी का इमोशनल एनालिसिस किया होता तो कई बार मुझे पता होता कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरा मोटिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलता, पानी के उफान की तरह ऊपर आता है, 5 दिन पढ़ती हूँ, फिर 5 दिन बाद ध्वस्त, पढ़ाई बंद, कंटिन्यूटी नहीं, निरंतरता नहीं है, विल पावर कमजोर है, अनुशासन नहीं है, क्योंकि अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं ऐसी आप जागरूक होती, अपनी पर्सनालिटी की पूरी एनालिसिस करती, तो मुझे पता चल जाता कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में तो बड़े लंबे समय तक मोटिवेट रहना पड़ेगा, निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन चाहिए, विल पावर चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। अब मेरी पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी तो ऐसी है ही नहीं। तो आप इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले जान जाती कि मेरी पर्सनालिटी इस एग्जाम के लिए नहीं बनी है, मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगी तो मेरे फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा मोटिवेटेड रह नहीं पाऊंगी, मेरे इमोशंस ऐसे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, तो मेरे फेल होने की संभावना ज्यादा है। अब इसके बाद अगर आप तैयारी करने के लिए एग्जाम में आती और मान लीजिए आपका पीटी फेल हो गया, तो आप हंगामा हाय तौबा ना मचाती, क्योंकि आप मानती की बात मुझे पहले से पता थी कि मेरे फेल होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी और यूपीएससी के एग्जाम का नेचर एक जैसा नहीं है, इसलिए मेरे फेल होने की संभावना ज्यादा है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, हाँ वही हुआ जो होना था, करीब करीब उसी तरह का मामला है, और 1-2 अटेम्प्ट के बाद आप देखते कि नहीं हो रहा तो आप छोड़ देती, इसमें जिंदगी नहीं लगाती। या दूसरा तरीका क्या था, आप क्या करती? दूसरा तरीका था कि आप पहले पता कर लेती मेरी पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी ऐसी नहीं, इसमें बैलेंस नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस है,
इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तभी मैं आईएएस क्रैक कर सकती हूँ। तो जितना आप पीडब्ल्यू की कोचिंग करने पे ध्यान लगाती हो उतना अपनी पर्सनालिटी की इमोशनल साइड पे लगाती हो, क्योंकि बिना इस इमोशनल साइड की पर्सनालिटी को दुरुस्त किए यूपीएससी के एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। और आपको पता चलता रहता कि अभी मैंने इकोनॉमी ज्योग्राफी इतना पढ़ लिया और पर्सनालिटी में इन इमोशंस को, जो एनिमी इमोशंस है, दुश्मन इमोशन है, ये इस परीक्षा के नेचर के खिलाफ है, इस परीक्षा मुझे सफल होने से रोक देंगे, इनको मैंने इतना कंट्रोल कर लिया और इतना कंट्रोल करना बाकी रह गया है। परिणाम स्वरूप आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में पता होता है, आप उस पर भी उतना ही काम करती जितना आप पीडब्ल्यू की कोचिंग पर कर रही है, और इससे आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप डे वन से जानती हैं कि आप इस एग्जाम के लिए आपकी पर्सनालिटी कितनी इमोशनली सुटेबल पर्सनालिटी है। और अगर नहीं है तो फिर दो काम होगा, या तो आप इस परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं मेरे लिए है ही नहीं परीक्षा, मेरी पर्सनालिटी का टाइप वाली परीक्षा मैच नहीं करती इसलिए मैं नहीं करूंगी, या आप करेंगी और एक्सपेक्टेशन कम रखेंगी, या फिर आप करेंगी और अपनी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो क्या होगा, आपने कभी अपनी पर्सनालिटी की एनालिसिस की नहीं, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, अब आप हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, आप हैं फ्लक्चुएटिंग इमोशंस वाले आदमी, तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आपका इमोशनल साइड पर्सनालिटी का तो ठीक है नहीं, इस परीक्षा के साथ संगत है नहीं, इसलिए आपका फेल होना तय है। लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि आपको आत्म जागरूकता है नहीं अपनी पर्सनालिटी के बारे में। एक दिन आपका पीटी का रिजल्ट फेल हो गई तो आप अवसाद में चली गई, आपको लगे पहाड़ टूट पड़ा, अरे रिजल्ट तो आना था, फिर भी पता नहीं कैसे आपने इतनी उम्मीद बांध रखी थी कि आप सफल हो जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी पर्सनालिटी इस एग्जाम के लिए नहीं बनी। दूसरे टाइम में फेल होंगी, तीसरे टाइम फेल होंगी, लगी रहेंगी, पर्सनालिटी की वही कमी आपके अंदर बनी रहेगी, बार बार आपको फेल करवाती रहेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ना मैं पर्सनालिटी चेंज कर रही हूं ना एग्जाम छोड़ रही हूं। ऐसे में आपकी जो महत्वाकांक्षा है और जो आपकी क्षमता है, जो आपका संकल्प, दोनों बड़ा गैप है, और जब रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपको लगेगा पता नहीं अनर्थ हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं रिजल्ट आने के बाद खूब रोते गाते हैं, अरे भाई तो तुम इतना रो गा रहे हो, क्या ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्या आना चाहिए? क्या तुमने अपनी पर्सनालिटी के टाइप को समझा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हो कि हम पढ़ रहे हैं और आईएएस बन जाएंगे, जबकि तुम्हारी पर्सनालिटी उस लायक है ही नहीं, उस तरह की नहीं है। डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स, सारी पर्सनालिटी टाइप सारा काम नहीं कर सकती। तो मैं अगर ऐसा काम करना चाह रहा हूं जिसके लिए मेरी पर्सनालिटी उस टाइप की नहीं है, तो मैं पर्सनालिटी बदलूं या तो काम ना करूं। और तीसरा विकल्प है कि करूं लेकिन सफलता की संभावना या उम्मीद को कम रखूं, इसलिए फेल होने पर हाय तौबा न बचाऊं, रोऊंगा नहीं, मान लूं कि परिणाम स्वाभाविक संभावित परिणाम था। अब अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग परीक्षा बड़ी महत्वाकांक्षा लेके आते हैं और वो है कैसे, डिसिप्लिन नहीं है। आज तक कभी आपने 18 साल की उम्र तक अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस किया होता तो आप जान लेते कि आपके अंदर क्या इमोशंस अस्थायी रहते हैं, क्या लंबे समय तक कोई एक मनोभाव आप में टिकाऊ रहता है? अगर रहता तो फिर तो ठीक है, तब इस परीक्षा के आप लायक हैं। लेकिन आपके इमोशन बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, इसका इस परीक्षा के लिए तो ठीक नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी इमोशनल पर्सनालिटी से अनअवेयर हैं, दे डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस दे पॉसेस, किस तरह के संवेग भर के अपने अंदर बैठे हैं, कितना उसमें से कचरा है, कूड़ा है, इसको हटाना चाहिए, हटाया नहीं। उधर तो बौद्धिक क्षमता में आप लगे रहे, गणित का फार्मूला सीखने में, प्रैक्टिस की, काम समय चाल समय का सवाल लगा लिया, क्रमशः संचय का सवाल लगा लिया, इधर संवेग पर कितना काम किया है। अगर आपने नहीं किया है काम तो फिर इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं है। तो देखो, हम में से ज्यादातर लोग फेल होते हैं अपने अंदर के इमोशंस के कारण। हमारी दोस्ती टूटती है इमोशन के कारण। कई बार इंजीनियर्स की शादी टूटती है, डॉक्टर्स की टूटती है, आईएएस की शादी टूट जाती है। तो आईएएस बुद्धिमान तो था ना, बुद्धिमान नहीं होता आईएएस कैसे बनता, इंजीनियर कैसे बनता? तो शादी क्यों नहीं बचा पाया? इसका मतलब उसमें इमोशंस की समझ नहीं, उसको अपने इमोशनल पर्सनालिटी समझ नहीं। आईआईटी से इंजीनियर बनाया, इसका मतलब उसको उसमें बौद्धिक क्षमता बहुत है। बौद्धिक क्षमता बहुत होने के बाद रिश्ता नहीं संभाल पाता। कई लोग होंगे जिनका रिश्ता जल्दी टूट जाता है, दोस्ती टूट जाती है, संबंध टिकाऊ नहीं होते, उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। आपके भी कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनसे आप मिलवाने ले जाए अपने दोस्त को, कह देते होंगे कि यार इनकी बात का बुरा मत मानना, किसी कुछ भी बोल देते हैं। इसका तो उस आदमी को आज तक नहीं पता कि उसके कौन से इमोशंस को लोग पसंद नहीं करते, उसको कैसे बोलना चाहिए, किस इमोशन को शो करना चाहिए, किसको नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझते हैं तो आप समझते हैं कि जो आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो क्या करता है, अपने पूरे इमोशंस को पहले पहचानता है, समझता है कौन कौन हमारे अंदर बैठा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन मेरी सफलता में सहायक है, कौन सफलता में बाधक है, कौन मेरा रिश्ता नाता तुड़वाता है, दोस्ती तुड़वाता है, कौन दोस्ती मजबूत करता है। आइए एथिक्स पढ़ के जाते हैं तो एथिक्स में आपको इमोशनल इंटेलिजेंट थोड़ा बनाया जाता है। एथिक्स में तो बताया जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। मैं आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो सर क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंट बन भी गए क्या? मैंने आपको बता दिया कांत का सिद्धांत पढ़ा के कि आपको इंटरव्यू छोड़ देना चाहिए, घायल आदमी की रक्षा करनी चाहिए, तो क्या कल से आप ये करने भी लगेंगे? अरे भाई, आप कांत का सिद्धांत सीख गए, उस सिद्धांत को लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे तो आपके ऊपर है, और पढ़ा चुका हूं मैं। वो लागू करेंगे नहीं करेंगे कौन तय करता है? बताया था एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड नैतिक नहीं है, वो अनैतिक पहले बन चुका है और कांत आपने बाद में पढ़ा, तो कांत आप पढ़ के सीख जाएंगे, आंसर लिखने में उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कांत की नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड कांत वाला नहीं है, वो दूसरा बन चुका है। परसुएशन से जब तक उसको बदला नहीं जाएगा तब तक आप कांत की नैतिकता के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, सिर्फ जान लेंगे कि ये होना चाहिए। ठीक वैसे मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं, इसका थोड़े कि इसको पढ़ते तुम इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाओगे, कल ही जाके अपने पूरे पर्सनालिटी का संवेग में निकाल के उसकी आत्म जागरूकता पैदा करके सब सीख लोगे।
हाँ भाई, पीडब्ल्यू ही खरीद रहा ही नहीं है, लगभग समझ लो डन डील। चलिए सर, हम तो किसी किसी को अपने ऊपर रख कर देखती हूँ। चलिए, तो पहला आपने मामला जो सीखा वो क्या सीखा? आत्म जागरूकता का मतलब है कई बात। क्या कई बात? पहला, अपनी भावनाओं की पहचान, अपनी भावनाओं की पहचान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। दूसरा, साहिब आलम भी लौट आए, प्रेम लेके लौटे हैं। लेकिन क्या प्रेम करोगे भाई, कैसे साहिब आलम? जब मंत्री की लड़की से शादी करनी है, अब पता नहीं प्रेम करेगी कि नहीं करेगी, तो फिर ये फीलिंग वाला चक्कर कहाँ आया? तुम आईएएस मंत्री की लड़की इसलिए शादी कर रहे हो, इमोशन कहाँ रहेगा इसमें? खैर, अपनी भावनाओं की पहचान, फिर भावनाओं का वर्गीकरण। केवल पहचानना नहीं, पहचानने का मतलब है क्या इमोशंस मेरे अंदर हैं। वर्गीकरण मतलब इसमें विलेन कौन है, हीरो कौन है, एनिमी कौन है ना। तो जैसे मैंने कहा कि एनिमी इमोशंस, कुछ दुश्मन है, कुछ मित्र हैं, और ऐसे ही इन भावनाओं का वर्गीकरण करने के बाद इनकी लेबलिंग का मतलब अलग अलग इमोशन किस परिवार के हैं। जैसे क्रोध के परिवार में बहुत इमोशंस हैं, पहचानना कि आप में जो क्रोध वाला इमोशन है, जो दुश्मन है मान लीजिए आपका, उस क्रोध की डिग्री क्या है, तो इनकी लेबलिंग, इनका जब हम रोल ऑफ इमोशन समझते हैं, इमोशंस के, जैसे एक अच्छा कुक क्या करता है, किचन में हर मसाले को पहचानता है, सारे मसालों को पहचानता है, उन मसालों को वर्गीकरण कर लेता है, जानता है कि ये वाले मसाले इस तरह की डिश में जाएंगे, ये वाले मसाले इस तरह की डिश में जाएंगे, और कौन सा मसाला कितना जाएगा इसके बारे में जानता है। भावनाओं की भूमिका की समझ, और इन भावनाओं का जीवन संबंध सफलता में योगदान। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स ऑफ इमोशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस, knowing their intensity and severity, या knowing severity and intensity of emotions, ये है आत्म जागरूकता। तो अगर आप एक आत्म जागरूक व्यक्ति बनते हैं, तो आप जैसे कहते हैं ना, सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर लिया, वैसे आपने भीतर सारे इमोशंस का पहले एमआरआई कर लेते हैं। कौन कौन सा इमोशन आपका डोमिनेंट इमोशन है, जो ज्यादा प्रबल है, जो प्राय आपके निर्णय करवाता है, जिसके आपके ऊपर हावी होने के बाद आप बाकी चीजें भूल जाते हैं, जो दूसरे इमोशंस पर भारी पड़ता है, जो आपकी सफलता में योगदान देता है, जो आपकी असफलता में योगदान देता है। ये सब बात पहचानने को ही कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला घटक, इमोशनल अवेयरनेस। दूसरा घटक इसका जो है, ये पहले घटक से तुमने सब पहचान लिया कि तुम्हारे अंदर पिटारे में क्या भरा है, कौन सा इमोशन अच्छा है, कौन सा बुरा है, सब पहचान लिया। किसका जिंदगी पर क्या प्रभाव परिणाम पड़ रहा है, किसकी वजह से मैं सफल हो रही हूँ, किसकी वजह से असफल हो रही हूँ, किसने मेरी दोस्ती तुड़वाई, कौन संबंध मजबूत करता है, किस इमोशन के होने पर मैं स्ट्रेंथ फील कर पाती हूँ, उसके होने से स्ट्रांग फील करती हूँ, किस इमोशन से मेरी क्षमता ताकत घट जाती है। जब ये सब समझ लिया, तो इसके बाद दूसरा चरण है। क्या चरण है? ये चरण है सेल्फ रेगुलेशन का, यानी आत्म प्रबंधन। सेल्फ रेगुलेशन। जब हम भावनाओं का पता कर लिए, तो वर्गीकरण में दुश्मन और हित कैसे आया? सत्यम मिश्रा जी एक सवाल लेके आए। अरे भाई, हम भावनाओं का पता कर लिए तो वर्गीकरण में दुश्मन हित कैसे आया? कि भावनाओं को पता किए कि तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर केयर है, बहुत सारे, मान लो तुमने भावना भी समझ ली, तो समझने के बाद ये पता करोगे ना कि इन भावनाओं में कौन सी भावनाओं ने तुमको नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा जो क्रोध है वो अन्याय के समय आता है या ऐसे दोस्तों के साथ आ जाता है? अगर तुम्हारा
क्रोध अन्याय के समय में आता है तो दुश्मन इमोशन तो नहीं हुआ, वो तो अच्छा इमोशन है। क्योंकि अगर तुम अन्याय के समय क्रोधित होते हो तो अन्याय के समय क्रोध होना तो अच्छी बात है। इससे तुम्हारे जो दोस्त होंगे उनके साथ कोई अन्याय होगा तो तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो दोस्ती मजबूत हो जाएगी। इसका क्रोध हमेशा दुश्मन इमोशन थोड़े होगा, उसका इस्तेमाल तुम कहां करते हो। जब ये तुम पता कर लोगे कि क्रोध ने तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तुम क्रोध को रखोगे फिर कि दुश्मन है दोस्त। जैसे मान लो अब इसमें चैट में कोई लगातार बेवकूफी भरे चैट करता रहे, मुझे गुस्सा आ जाए इथिक्स के बजाय किसी और बात पर, तो फिर तो वो क्लास का मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए जब हम वर्गीकरण करते हैं तो पहले इमोशंस को पहचानते हैं, पहचानने के बाद उनके रोल्स देखते हैं क्या है जिंदगी में हमारे, फिर उससे वर्गीकरण करते हैं। कौन से इमोशन हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वर्गीकरण कर लिया तो क्या करोगे आप? जो नुकसान पहुंचाने वाले इमोशन को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित, रेगुलेट। और जो फायदा पहुंचाने वाले इमोशन को क्या करना पड़ेगा, मजबूत। सकारात्मक इमोशंस को देनी पड़ेगी खाद पानी, नकारात्मक इमोशंस के मैनेजमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने सब जान लिया और जानने के बाद वहीं रुक गए, ये जानने के बाद कि क्रोध बुराई कर रहा है, बुरे मेरे जिंदगी में मुझे असफलता की तरफ ले जा रहा है, मेरे संबंध तोड़ रहा है, तो आपको क्रोध का कुछ करना पड़ेगा ना। आप में ईर्ष्या के कारण आपको नुकसान हो रहा है तो आपको कुछ ईर्ष्या का करना पड़ेगा। तो जब आप पहचान लेते हैं जब आप ये पहचान लेते हैं कि एक इमोशन कैसे हैं, नकारात्मक, तो नकारात्मक संवेगों का नियमन करना होगा, इनका करना होगा नियंत्रण, इनको कमजोर करना। और दूसरे इमोशन जिनको आपने समझ लिया कि आपके लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, ये हो गए सकारात्मक संवेग। इनका क्या करना होगा, इनका सुदृढ़ीकरण, इनकी नर्चरिंग। तो नर्चरिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड वीकनिंग ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा घटक होगा। और आपका जब थैंक यू आता है तो मुझे पता चलता है कि इसका मतलब है कि समय हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आत्म प्रबंधन से हम लोग अगली कक्षा में इमोशनल इंटेलिजेंस की पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है। अभी तक आपने इमोशनल इंटेलिजेंस में 3 बात पढ़ी। एक पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के पहले दुनिया कैसी थी, और देखा कि शुरुआत हमने फेथ से की, आस्था से, उसको रिप्लेस किया तर्क ने, और हमने तर्क से दुनिया बनाई, लेकिन उस तर्क से बनी दुनिया में दिक्कत आई। कौन कौन सी दिक्कत आई, सीखा, और सीखा कि कैसे उसको दूर करने के लिए हमने एक नए कॉन्सेप्ट की शरण ली जो इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसके पहले वाला कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस था। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस अगर इस दिक्कत को सॉल्व कर सकता है जो इंटेलिजेंस ने पैदा की, तो हमने सीखने की कोशिश की कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और कहा कि इसको समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हम उसमें से गोलमैन का मॉडल चूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर मॉडल है। और उस गोलमैन के मॉडल में हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। उनमें से पहला घटक जो आत्म जागरूकता का था उसको आज पढ़ लिया। आत्म प्रबंधन के घटक से अगली कक्षा में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज यहीं तक, इससे आगे की बातचीत के लिए